Hello students, today we are going to discuss the improvement in food resources. ठीक है, फूड रिसोर्स को इम्प्रूव करने की नीड क्यों हुई और कैसे हमने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया. तो we are going to discuss this chapter from NCERT, chapter number 12. I think this is the last chapter of your NCERT of biology subject. So we are going to discuss the improvement in food resources. ठीक है, ये चैप्टर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोग के साथ, बट वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर. तो ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि जो फूड क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव हुई और क्यों जरूरत हुई उसके इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है, जैसे ये मेज दिख रही है ना आपको, ये मेज है. ठीक है, ये ग्राम है. ठीक है, सनफ्लावर है, पी है. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट कंटेंट दिया हुआ है, क्वेश्चंस है. ओके, सो मूविंग ऑन द चैप्टर, एज वी ऑल नो. ठीक है, we know that the living organism need food and supply protein, carbohydrate, fat, vitamins and mineral. ओके बच्चे, तो इस सब की एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको इसको पढ़ने के लिए. प्रोटीन हमें किससे मिलता है? ये जो प्रोटीन है हमें वो किससे मिलता है? प्रोटीन मिलता है बेटा पल्सेस से. ठीक है, प्रोटीन किससे मिलता है? पल्सेस से. पल्सेस में कौन कौन आते हैं? सारी दालें आती हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा हमें? क्रॉप से, वेजिटेबल से. फैट किससे मिलता है? ऑयल यील्डिंग सीड्स से. ठीक है, विटामिन्स, मिल्क से भी फैट मिलेगा हमें. ठीक है, विटामिन्स किससे मिलते हैं? ये सारे वेजिटेबल्स से मिलेंगे. मिनरल्स भी. वी आर रिक्वायर बॉडी डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ एंड हेल्थ. बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्स फॉर फूड. फर्स्ट, वी obtain most of the food from agriculture and animal husbandry. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन हो गई कि मोस्ट ऑफ द फूड हमें कहाँ से मिलता है बच्चे? मोस्ट ऑफ द जो फूड है हमें वो कहाँ से मिलता है? वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड. ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो हमें ये याद रखना है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, एज वी मूव. ओके, ओके. We read in newspaper that efforts are always being made to improve the production. ये चीजें मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को क्लास में. फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हमें दो चीजों में इम्प्रूवमेंट देखना है, एक एग्रीकल्चर में और एक एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं? एनिमल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, और एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, वाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज जो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है. लैंड तो उतनी ही है ना. ठीक है, तो लैंड जब उतनी ही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, अगर हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो हमें स्टारवेशन होगा, हम भूखे मरेंगे. तो उसके लिए इसकी जरूरत. व्हाई इट इज नेसेसरी? आई थिंक यू गॉट द आंसर. वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. हम जो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन था इंडिया का, उसके साथ में कोप अप नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो इसके लिए हमें फूड का इम्प्रूवमेंट करना पड़ा. वी कैन नॉट मेक. ठीक है, इंडिया इज ए वेरी पॉपुलस कंट्री, मतलब पॉपुलेशन बहुत हाई है इंडिया का. ठीक है, आवर पॉपुलेशन इज द मोर देन 1 मिलियन. ठीक है, कितना है? मोर देन 1 मिलियन है. ठीक है, एंड स्टिल ग्रोइंग, और ये ग्रो भी कर रही है. फूड इज ग्रोइंग पॉपुलेशन. और फूड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए हम फूड कहाँ से लाएंगे? अगर हम इसी क्रॉप प्रोडक्शन से अगर हम अपना फ्यूचर प्लान करते हैं तो हम क्या इससे कोप अप कर पाएंगे? ठीक है, we we will soon need more than a quarter of million tons grain every year. ठीक है, this can be done by farming more land. ठीक है,
can be done by farming more land, but India already intensively cultivated. As a result, we do not have major scope for increasing the area of land under cultivation. इंडिया एक कहते नहीं है कृषि प्रधान देश है, इंडिया में फार्मिंग को प्राइम थिंग माना गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारी जो मेजर लैंड है उसको हमने कल्टीवेशन के लिए यूज कर रखा है, तो फर्दर हम और कितनी लैंड एड ऑन कर पाएंगे? हार्डली 1% 2%। इसमें एनसीईआरटी के आगे के डेटा में बेटा 25% दिया गया है कि 25% जो करंट हमारी जो फील्ड था, हमने उसमें 25% और कंट्रीब्यूट करा, तो हमने जो प्रोडक्शन था वो 400 टाइम्स बढ़ा लिया। ठीक है, ये डेटा है आगे के चैप्टर में आई थिंक गिवन है। ठीक है, तो बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। अब हमें पढ़ना नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है बच्चे? तो हम देखेंगे देयरफॉर इट इज नेसेसरी। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे उन्हें हाईलाइट करके रखना है आपने। ठीक है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, तो हमें किसका प्रोडक्शन बढ़ाना था? क्रॉप का भी, लाइव स्टॉक का भी। लाइव स्टॉक में बच्चे कौन आता है? लाइव स्टॉक में कौन आता है बच्चे? लाइव स्टॉक में जो आपके हैं, लाइव स्टॉक में जितने भी फार्मिंग एनिमल हैं, जितने भी फार्मिंग या हाउस होल्ड के लिए या डोमेस्टिक, एक वर्ड बहुत अच्छा है डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे क्या बोले जाते हैं? लाइव स्टॉक में आ जाएंगे। Effort to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. Had green revolution. Green revolution क्या होता है बच्चे? Improvement in the crop is called green revolution, which contribute the increased food grain production. ठीक है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। We have also had the white revolution. What is white revolution? Increment in the milk production is called as white revolution. ठीक है, availability of milk. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. ठीक है, अब एक प्लांट जो ओनली मान लीजिए 25 kg ऑफ पल्स प्रोड्यूस कर रहा था, एक पूरा एक फार्म लैंड एरिया है, सपोज दैट ये एक एरिया है, सॉरी, सपोज दैट ये एक एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, इससे हम कितना ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे थे? 25 kg, अराउंड 28 kg अराउंड। ठीक है, अब जब इस पे 28 kg ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था इसी लैंड पे, अभी इसी लैंड से अगर 280 kg ग्रेन प्रोड्यूस होगा बच्चे, तो क्या इस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर यही प्लांट इतने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए क्या करेगा? ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा सॉइल से। जब ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा सॉइल से तो सॉइल क्या हो जाएगी? एग्जॉस्ट हो जाएगी बच्चे। सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, धीरे धीरे सॉइल जो है हमारी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होने शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो ताकि, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, इसलिए हमने सबका डेवलपमेंट को कैसा रखा? सस्टेनेबल, मतलब जितने मिनिमम में हमारा गुजारा हो जाए उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है वो भी सफिशियंट होती रहे। ठीक है, तो इसके डिस्टर्बिंग द बैलेंस एंड मेंटेन इट, हेंस देयर इज अ नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने लग गई। इसके लिए ताकि नेचर नेचर में इम्बेलेंस ना हो जाए बच्चे। ठीक है, ताकि नेचर में इम्बेलेंस ना हो जाए। ठीक है, किसके लिए? एग्री मेनली फोकस किस पे किया गया था? एनिमल हस्बेंड्री पे। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर पे। एनिमल हस्बेंड्री पे बच्चे, और किस पे? एग्रीकल्चर पे। ओके, तो हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन के इंक्रीज करने को हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, स्टोरेज इन वेयर हाउसेज, people have much money to for food and security depend availability of food increase। ठीक है,
ये वही लाइंस दी गई हुई हैं एनसीईआरटी की। Food security depends on both availability of food and access to it. Majority of our population depends on agriculture. ठीक है, ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है हम? एग्रीकल्चर पे, फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू प्रॉब्लम फॉर हंगर। जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और सब के सब फार्मिंग पे और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की नीड हो चुकी थी बच्चे। तो इसलिए हमने क्या किया, जो भी क्रॉप्स थी उनमें क्या करा, हाई यील्डिंग। हाई यील्ड हमारा मेन मोटिव क्या था, हाई यील्ड फॉर द फॉर सस्टेनेबल ऑफ लाइवलीहुड। अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock। ठीक है, लाइव मतलब कौन, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, हैन के प्रोडक्शन में हैंस जो थी उनके ओवुलेशंस को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स बढ़ गए। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग को भी इंक्रीज कर दिया, फिशरीज में भी, बी कीपिंग में भी, ताकि हम हनी को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो सब में इस बायोटेक्नोलॉजी को, इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और सबके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, ताकि इकोलॉजिकल इम्बेलेंस क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप में हमने क्या इम्प्रूव किया? सीरियल्स में कौन आ जाते हैं आपके? व्हीट है, राइस है, मेज है, ये सब क्या है? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम। ठीक है, सोरगम, बाजरा वगैरह। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पल्सेस। सीरियल्स में कौन आता है? व्हीट, राइस, मेज। पल्सेस में आपके कौन आ जाते हैं? ग्राम है, पी है ना, ब्लैक ग्राम हो गई आपकी, ग्रीन ग्राम हो गया आपका, पिजन पी हो गई। पिजन पी किसको क्या बोलते हैं बेटा? अरहर बोलते हैं। लेंटिल सिल्स मसूर को बोलते हैं। तो जितने भी पल्सेस हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है बेटा, और ऑयल के लिए ऑयल सीड्स होते हैं। ठीक है, जैसे सोयाबीन के सीड हो गए, ग्राउंडनट, मूंगफली के जो बीज होते हैं उनसे भी तो ऑयल निकलता है बच्चे। सेसमी, तिल जिसे बोलते हैं। ठीक है, कैस्टर, कैस्टर होती है, अरंडी बोलते हैं जिसे। मस्टर्ड, तो सबके घरों में यूज होता है मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, लिंसेड ऑयल, तो सनफ्लावर ऑयल, ये सारे यूज होते हैं, सब नेसेसरी के हैं। हम जब इनके प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, हमारा ऑयल यील्डिंग बढ़ जाएगी। ऑयल तो सबके घरों में यूज होता है फॉर फ्राइंग एंड कुकिंग। ठीक है, तो ये सारी यूजफुल चीजें थी, तो हमने इनको इंक्रीज कर लिया। विटामिन एंड मिनरल एंड एडिशन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एडिशन टू द फूड क्रॉप्स एंड फूडर क्रॉप्स क्या होता है? जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं आपके, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप्स ग्रो कराई जाती है उनको हम फूडर बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या दिया बच्चे आपको? ये दिया हुआ है, बरसीम है, ओट्स है, सुरन ग्रास है। ठीक है, ये लाइव स्टॉक के ग्रो के लिए ग्रो कराया जाता है। ठीक है बच्चे, हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब जो क्रॉप्स होती है वो दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन्स। जो क्रॉप्स जो होती हैं बच्चे, कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है, एक रबी क्रॉप होती है और एक खरीफ की क्रॉप होती है। तो जो रबी की आपकी क्रॉप होती है, जो आपकी रबी की क्रॉप है, एक हो गई आपकी रबी और एक हो गई आपका खरीफ। ठीक है, तो रबी की क्रॉप का टाइम क्या है? रबी की क्रॉप जो होती है ये आपके नवंबर टू अप्रैल, नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, और खरीफ की फसल बेटा कब ग्रो कराई जाती है? खरीफ की क्रॉप कब? जून टू अक्टूबर। रबी क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल, खरीफ क्रॉप जून टू अक्टूबर। ठीक है, in winter season from November to April it is known as rabi crops, it is known as rabi crops। इसमें रबी क्रॉप्स में कौन आ जाते हैं बच्चे आपके? व्हीट है, ग्राम है, पी है, लिनसीड्स है, मस्टर्ड, इम्पोर्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हो गए। खरीफ क्रॉप्स में बच्चे आपके कौन आते हैं? ये मेनली रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सब में क्या होता है? रेनी सीजन होता है, नोन एज खरीफ क्रॉप। तो इनकी चीफ क्रॉप्स क्या होंगी? मिलेट्स होंगे। मिलेट्स में कौन? बाजरा है, ज्वार है, पैडी। ठीक है, राइस को तो देखा ही होगा, राइस के बारे में तो जानते ही होगे, राइस एक खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप्स कौन है? व्हीट है,
ठीक है, तो ये सब हो गया आपके रबी और खरीफ क्रॉप। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक बार एक छोटी सी टेबल है, अभी इस पे तो ड्रॉ नहीं हो पाएगी, आपकी एनसीईआरटी बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर दूंगी आके क्लास में। सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड है, वेजिटेबल, किससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल, वो मैं छोटी सी टेबल ड्रॉ करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो ये इसमें से ये दिया हुआ है आपके में, खरीफ सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। ठीक है, तो इन चीजों को हमें हाईलाइट कर लेना है, इन्हें हमें क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये आ गए, ये इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये हमें याद कर लेने हैं बच्चे। ठीक है, ये क्या करने हैं, ये याद कर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, चलो, increase in the production of food grain from 1952 to 2002, only the 25% increase in the cultivation land area। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने कल्टीवेशन के लिए लैंड एरिया को थोड़ा सा बढ़ाया था बच्चे। हमने क्या करा था कल्टीवेशन के लिए 1952 से, ये बात कब की है, 2010 से। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन हैज बीन अचीव्ड। तब 25% हमने लैंड को बढ़ाई थी, तो मैंने बताया था क्रॉप प्रोडक्शन कितना बढ़ जाता है, 400 टाइम्स बच्चे। ठीक है, तो 400 टाइम्स, जब लैंड 25%, हमें लगा कि इतने से गुजारा नहीं हो रहा है, तो जितने में हमारे ट्री लगे हुए थे उसकी कटिंग कर करके उसको फार्मिंग के लिए यूज कर लिया गया। ठीक है, तो इससे 25% और लैंड एड ऑन कर दी गई जो हमारे पास उस टाइम में मौजूद थी, उसके उससे थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, we see that we divided into 2 3 stages। the first choice seed for planting। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले हमें क्या करना है, जो सीड जिसकी हमें क्रॉप करना है उसको हमें डिसाइड कर लेना है। फर्स्ट द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, जिसकी हमें प्लांटिंग करनी है उस सीड को हमें चॉइस करके रख लेना है। द सेकेंड द नर्चरिंग द क्रॉप, उस क्रॉप का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग हार्वेस्टेड क्रॉप लॉस, उसका लॉस ना हो जाए, फायर, फ्लड, फ्रॉड, इस फ्राइड, इन सब से हमें बचाना होता है उस क्रॉप को। ठीक है, तो ये तीनों नीचे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, चलो एक बार हम देख लेते हैं इनके बारे में। ओके, तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्या करना है हमें, क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूवमेंट करता है, मतलब उसे डिसीज रेसिस्टेंट बनाना है, पेस्ट रेसिस्टेंट बनाना है। ठीक है, क्रॉप के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करना है, जितना वो प्रोड्यूस कर रही थी एनुअली उससे 2 गुना कर देना, 4 गुना कर देना, 1000 गुना कर देना, जितना भी हम कर पाएंगे मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे। एंड द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप को हम इतना ज्यादा रेसिस्टेंट बना देंगे कि ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो ये तीन जो है आपको याद रखने हैं। वैरायटी इंप्रूवमेंट करी जाती है, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करा जाता है, एंड प्रोटेक्शन, वैरायटी, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। एक बार फिर से, वैरायटी, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, 3 हमारे मोटिव्स हो गए। मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया था, हाई यील्ड एंड वन एंड ओनली हाई यील्ड, हमें हाई यील्ड चाहिए। अब हम चलते हैं अब हम एक एक को देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। द अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव्स अ गुड यील्ड। हमें पहले अपने चारों तरफ, हर एरिया में, हर स्टेट में ये देखना होगा कौन सी वैरायटी, एक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी वैरायटी हमें ढूंढ के लानी, द वैरायटी और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स, और 2 4 ऐसी स्ट्रेन्स हमें इकट्ठी कर लेनी है जिनमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें अच्छे जीन्स होते हैं, उन जीन्स को निकाल के हमें, क्रॉप इज सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग। ठीक है, वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिसीज रेसिस्टेंट। अब जैसे कोई वाइल्ड प्लांट लेके आए, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि वो जंगली पौधा है। ठीक है, तो हमें उससे क्या, कौन सा जीन निकाल लेना है, डिसीज रेसिस्टेंट का। रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, हमें एक रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर वाला जीन भी देखना है। प्रोडक्ट क्वालिटी भी देखनी है, क्वालिटी हमारा, हाई यील्ड भी देखना है बच्चे। तो वन ऑफ द
incorporating desirable characters into crop variety is the hybridization। इन सब का क्या करते हैं हम फिर hybridization। hybridization is refers to, इस चीज को हमें हाईलाइट करना है, इस चीज को हम हाईलाइट करते हैं बच्चे, इसको हाइब्रिडाइजेशन को। पहले हमने क्या करना है, डिसीज रेसिस्टेंट बनाना है उसे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट डिजायरेबल करेक्टर्स हमें उसके देखने हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। जो प्लांट डिसिमिलर है उनकी हमें क्रॉप कराना है, दे मे बी, ठीक है, दिस इज मे बी टेस्टिसल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, द सेम जीनस, और ये सारा इंपॉर्टेंट। दो दो चार डिफरेंट जीन्स को एक ही प्लांट के, एक ही स्पीसीज के हम ले आते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनमें हम क्या चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब ओके। Few new varieties or crop accepted in the necessary that variety produces high yield under different condition are found। तो जितने भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, तीन चार प्लांट को हमने इकट्ठा कर लिया, उन तीन चार प्लांट से सबसे अच्छे अच्छे जो गुड क्वालिटी ऑफ जीन्स थे एक्सट्रैक्ट किए और हाइब्रिडाइजेशन करके वो एक प्लांट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। उस प्लांट को ग्रो कराया, उसके सीड एक्सट्रैक्ट किए, उन सीड को हमने मार्केट में प्रेजेंट कर दिया कि इनको ग्रो कराओ तो वो डिसीज रेसिस्टेंट होगा प्लांट, हाई यील्ड होगा, प्रोटेक्शन भी होगा और प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये सब अचीव हो रहा था किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड, इट इज नेसेसरी दैट वी वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन high yield under different conditions that are found in area, we need to provide the good quality seeds of particular variety। तो हम क्या करेंगे, उसका सीड प्रोड्यूस कर लेंगे, उससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, वैरायटी ऑफ जर्मिनेशन अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेट वेदर, जो क्रॉप का कल्टीवेशन है उससे बहुत सारी चीजों को फर्क पड़ता है कि क्रॉप यील्ड डिपेंड करती है किस पे, वहाँ का वेदर कैसा है, सॉइल क्वालिटी कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सा सीजन है, क्या है, तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या, वेदर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कहीं सूखे में तो नहीं है वो, ठीक है, कंडीशन सच एज ड्रॉट, फ्लड, ओके, डिजर्व क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी भी देखी जाती है कि सॉइल बहुत ज्यादा सैलाइन तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे जब हम एक नई वैरायटी को ग्रो करा रहे होते हैं। ठीक है, हाई यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, हाई यील्ड का मतलब क्या है, हायर यील्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे वही दिया गया है, to increase the productivity of crop per acre। एक एकड़ में क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना कहलाता है हाई यील्ड। द इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट नहीं किया पर आप ऐसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, बैंकिंग क्वालिटी is important in wheat, protein quality in pulses, ठीक है, बेकिंग क्वालिटी, ठीक है, pulses, oil quality in oil seeds and the preserving quality in food and vegetable। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आगे का हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर को हम इतना ही देखते हैं, अभी बहुत बचा हुआ है, हम कर लेंगे।